हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ तक इनके प्रूफ्स की बात है तो इनके प्रूफ्स नहीं, अभी प्रूफ्स में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका थोड़ा यूज करना पड़ेगा, वो आपको नहीं मालूम है। बट हम फॉर्मूला किस तरीके का होता है और कहाँ कहाँ पे इस प्राइम फैक्टराइजेशन का कुछ यूज कर सकते हैं, इन सब और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला यूज है इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स में। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे देखिए कि अगर मान लीजिए कोई आपका कंपोजिट नंबर दिया हुआ है और उस कंपोजिट नंबर के लिए आपसे कहा जाए कि कितने फैक्टर्स क्रिएट होंगे। जैसे मान लेता हूं मैं कि कोई एक नेचुरल नंबर n है, ठीक है, और नेचुरल नंबर n का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सपोज p1 रेज टू पावर a, p2 रेज टू पावर b, p3 रेज टू पावर c, ऐसे करके मान लीजिए pn रेज टू पावर n। ठीक है, इस तरीके से आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता था, p1 p2 p3 सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आपने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इस n के कितने फैक्टर्स होंगे, ये जो पावर्स है उन पे डिपेंड करेगा। कितने होंगे, a+1, b+1, c+1 और ऐसे ही करते हुए आपका n+1। ठीक है, इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी आवर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपके पावर्स लिखे हुए हैं उनमें 1 1 1 ऐड करते जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी योर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगेन कहां से आया ये फॉर्मूला, उसकी बात अभी अपन नहीं करें तो बेहतर है। वो हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि आप जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट अपन आगे इसको एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल मान लो आप बहुत छोटा सा नंबर ले लेते हो, सपोज 120 ले लिया। तो 120 लिया तो आपके पास क्या आएगा, 2 क्यूब। ठीक है, और प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, 3 और एक होगा 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास हो गए। यहां पे क्या करना है, सारे पावर्स में 1 ऐड करना है और 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 3 + 1 मतलब 4, 2 2, तो यहां से आपके पास आंसर आ गया 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास कितने हैं, 16 के बराबर होंगे। सपोज आपके पास कोई बड़ा नंबर और भी है, मान लीजिए कुछ 72,000 मान लीजिए ये है नंबर। ठीक है, अब यहां पे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करोगे, क्या बनेगा, 9, हाँ मतलब 3 स्क्वायर तो आएगा और उसके बाद 8000 का मतलब हो गया आपका कि 5 क्यूब और 2 की पावर में 6 है ना। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। पहले 2 लिख लो, फिर 3 और फिर 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके, अगेन पावर्स में 1 ऐड किया और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्टली आपका आंसर आपके सामने है, 3 × 4 × 7, आंसर आपका हो गया 84। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये हमें एक एप्लीकेशन यहां पे मालूम पड़ चुकी है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि 27 के फैक्टर्स क्या है ना, तो 27 के फैक्टर आपको पता है, एक 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, यही नंबर्स हैं जो कि 27 के फैक्टर्स हैं। तो हमसे कहा जाए कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 27,
तो इसका मतलब क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप 1 + 3 + 9 + 27 करके बता दो। ठीक है, अब आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 27 के सारे फैक्टर्स का सम कितना है, 40 के बराबर है। और कोई फैक्टर है क्या, तो नहीं, और कोई फैक्टर नहीं है 27 का। सही है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। अब ये तो 27 था, आपने फैक्टर्स कर लिए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर रहता है मान लो इस तरीके का, तो उसका तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अब उन सारे फैक्टर्स को अपन लिस्ट डाउन करें, फिर उनको ऐड करें, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसकी जगह पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, जैसे देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अगेन एवरीथिंग गोज थ्रू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया आपने n का। तो अब जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, P1 रेज टू पावर a + 1 - 1 अपॉन P1 - 1। ठीक है, P2 P3 सेम चीज है ना, अप टू लास्ट में आपके पास Pn n + 1 - 1। ये आपके पास जो फैक्टर्स पॉसिबल है उन सब का सम आ जाएगा। जैसे अगर आप इस नंबर के लिए देखो, छोटा सा नंबर के लिए 27 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या आएगा, 3 है ना, बस एक ही टर्म है, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे P1, ये है P1 आपका, a + 1 मतलब 3 + 1 -1, नीचे P1 - 1। P1 आपका कितना था, P1 = 3 और a = 3, यही है ना हमारे पास। P2 V2 तो है नहीं, तो आपका आंसर 3 - 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर कितना आ गया, 80 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना हो गया आपका, 40। ठीक है, तो ये तो हमने एक छोटे से नंबर के लिए ले लिया। कुछ और भी नंबर्स लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मान लीजिए आपने एग्जांपल वही लिया, मान लीजिए 72,000 वाला है ना। अब इसका क्या करेंगे आप, सारे जो फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना है। तो पॉसिबल तो है नहीं कि सबको लिस्ट डाउन करें, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था इसका, 2⁻6 इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 5 क्यूब, यही था, है ना। तो अब यहां पे हमने कहा कि इसका सम कितना आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आप क्या बोलोगे यहां पे, कि P1 आपका 2 है, P2 आपका 3 है और P3 आपका 5 है। A is 6, B is 2, C is 3। तो आपके पास आंसर कितना होगा सम ऑफ फैक्टर्स का, 2⁻6 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, 3⁻2 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, 5⁻3 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी है, 7, 7 मतलब 128 - 1 127 हो गया। ये क्या है, 3⁻3 मतलब 27 - 1 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 13। और उसके बाद यहां पे देखें तो 64 नहीं, 5⁻4 मतलब 625 - 1 मतलब हो गया आपका 624 डिवाइडेड बाई 2 तो 312। ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आए। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो आपको इस फॉर्मूले से जाना होगा। कुछ और भी एग्जांपल मान लो, एक और देख लो, प्रोसेस वही है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। जैसे मान लो आपके पास 12680 मान लो दिया गया है, 640। तो ये क्या चीज लिखी हुई है,
16 से डिविजिबल होगी क्या? हाँ 16 790 ऐसा कुछ आ गया क्या? 16 से आपने इसको डिवाइड किया मान लीजिए, तो 16 इंटू 7 112 और 790 मतलब 32 इंटू 395, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप इसका लिखो, ये तो मैंने शॉर्टकट मारा है, 2 रेज़ टू पावर 5, 395 का आपका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 रेज़ टू पावर 1 और 79 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, अब इसके सम कितने आएंगे? तो सम ऑफ फैक्टर्स आपके पास कितना आ जाएगा? क्या करना है आपको? 2 की पावर में 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 5 की पावर में 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 79 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 79 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो आई गेस आपको दो चीजें समझ में आ गई, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्राइम मतलब सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो चीजें हमने समझ ली हैं। अब अगर इन्हीं फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना हो तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा? अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में तुम्हारे पास जैसे मान लो कि अगर कोई सा भी नंबर है n, ठीक है, उसको आपने ऐसे लिख लिया p1 रेज टू पावर a, q रेज टू सॉरी p2 रेज टू पावर b और अप टू pn रेज टू पावर n, है ना, ये मान लीजिए आपने लिख लिया, जहां आपका ऑब्वियसली p1 p2 ये सभी क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू a प्लस 1 b प्लस 1 अप टू n प्लस 1। ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? इसको मैं n बोल देता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को, ठीक है, स्मॉल n बोल दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला होगा n रेज टू पावर स्मॉल n बाई 2। क्या फॉर्मूला होगा? n रेज टू पावर स्मॉल n बाई 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सपोज 360 है, तो 360 के आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे? आपने कहा कि एट इंटू 9 इंटू 5, है ना, ये आपके फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, मतलब स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई? स्मॉल n की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 1, है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब कि 24 फैक्टर्स होंगे। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा n रेज टू पावर स्मॉल n बाई 2। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट आपका 360, ये n हो गया, स्मॉल n बाई 2 मतलब 12, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे ये था आपका मान लीजिए 72,000 वाला, है ना, अब इसमें आपके पास 2 की पावर 6, 3 स्क्वायर 5 क्यूब आते थे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? n कितना था? 7 इंटू 3 इंटू 4, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 4 84। ठीक है, इतने आपके फैक्टर्स हो गए। आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 72,000 रेज टू पावर 84 डिवाइडेड बाई 2, तो 72,000 रेज टू पावर 42, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड हो जाएं तो क्या होगा? तब n बाई 2 का क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में n बाई 2 लिखना था ना हमें पावर में, तो क्या करेंगे? तो आप देख लीजिए कि वो कैसे हो पाएगा। देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होने के लिए जरूरी क्या है कि वो नंबर जिसका हमने जो नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर कैसा होगा आपका? वो नंबर थोड़ा सोचिए जरा पहले तो,
कि अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ऑड हो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होने के लिए उस नंबर को कैसा होना पड़ेगा। मतलब हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि हमारे पास ये जो a+1 b+1 c+1, ठीक है, ऐसे करके n+1 तक की चीजें आती थी, इनका प्रोडक्ट कैसा हो जाए, ऑड हो जाए। तो ये ऑड कैसे हो सकता है, ऑड ये तभी हो सकता है ना जबकि ये सारे नंबर्स आपके ऑड हो, इनमें कोई भी इवन ना हो। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑड होगा तो इसका मतलब कि a+1 या फिर b+1 या फिर c+1, ठीक है, c+1 और ऐसे ही करके n+1, सारे नंबर्स कैसे होंगे, सारे नंबर्स आपके ऑड ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इवन हो गया तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो सारे नंबर्स आपके ऑड रहने चाहिए, ये सारे नंबर्स। इसका मतलब अगर a+1 ऑड है तो a कैसा रहा होगा, इवन रहा होगा। तो a आपका इवन हो, b भी आपका इवन हो, है ना, a b c ऐसे करके हम कह सकते हैं कि n, ये सभी आपके इसका मतलब कैसे रहे होंगे, इवन नंबर्स रहे होंगे। मतलब सारे पावर्स जो थे a b c सब क्या थे, इवन थे। इवन पावर्स अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर सोचो कि अगर मान लो मैं p1 की पावर 2, p3 की पावर में 4, p2 की पावर में 4, p3 की पावर में 6, p4 की पावर में 6, p5 की पावर में 8 ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाला जो नंबर बनेगा n, ये नंबर n तुम्हारा कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, कह सकता हूं, क्योंकि सारी पावर्स कैसी थी, इवन थी। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड, तो इसका मतलब कि वो नंबर पक्का कैसा रहा होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो यहां सब कुछ आपको इवन मिलेगा, इवन मिलेगा तो ये सारी चीजें इवन हुई, इसका मतलब ये सब कैसे हो गए, ऑड हो गए, और तभी आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड निकल पाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए स्टार मार्क लगा करके कि इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड, if number of factors are odd then the number will be a perfect square, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ऑड हैं तो नंबर कैसा होगा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हो, सम ऑफ फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में भी कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, बस उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो 36 है, 36 आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें हमने कहा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे आपके पास, तो 2+1 इंटू 2+1 मतलब 9, ठीक है। अगर 9 आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 36 रेज टू पावर हमने बोला 9/2, और 36 रेज टू पावर 9/2 का मतलब क्या होता है, तो पहले आप 36 की पावर हाफ करोगे, ठीक है, और उसकी पावर में 9। अब पहले ही मैंने कह दिया था कि ये ऑड तभी आएगा जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, जब नंबर ये कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी ये ऑड आएगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका मतलब जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे n की पावर हाफ को, ठीक है, तो ये आसानी से आपका अंडर रूट दे देगा, 36 का अंडर रूट आपका 6 हो गया और रेज टू पावर 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो जैसे मान लो 2025 की बात करते हो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4+1 इंटू 2+1, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। अब फिर से अपन कहेंगे कि प्रोडक्ट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 2025 की पावर में 15/2, मतलब पहले आप 2025 की पावर हाफ करो और उसकी पावर में 15 करो, तो मतलब ये पहले 45 और रेज टू पावर 15, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो अगर हमें पावर मतलब ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आते हैं तो समझ में आना चाहिए कि नंबर कैसा रहा होगा, ओरिजिनली परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे हम n की पावर हाफ वाला पोर्शन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। क्या कहा जा रहा है, पहले तो इसको समझते हैं इतनी इंग्लिश को, कि नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है आपका, मान लो 16 मान लो 48 है, तो 48 क्यों आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 48 आप लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 24 आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 16, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, ठीक है। और वापस से क्या होगा, यही चीजें फिर से पलटने लगेंगी भाई, 8 इंटू 6, 12 इंटू 4, 16 इंटू 3, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज यही है आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वेज से इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब छोटा नंबर था 48, आपने सारे फैक्टर्स लिस्ट करके उनका कॉम्बिनेशन लिख लिया। बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हमें यही कहा जा रहा है कि 48 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, उसको दो फैक्टर्स के, इसके दो फैक्टर्स ही हैं ये, 2 और 24, 3 और 16, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन इसके बनाए जा सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपका बड़ा सिंपल सा मेथड होगा, क्या होगा, दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले, इफ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो तो क्लियर हो जाएगा ना आपका जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो अगर आपका नंबर, ये नो नहीं है, नंबर है, ठीक है, इफ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर किसी चीज के 10 फैक्टर्स होंगे, जैसे यहां पे देखो 48 के 10 फैक्टर्स हैं, है ना, 2 की पावर 4 इंटू 3, तो देख सकते हो कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 10 है। अब 10 फैक्टर्स हैं तो दो का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक एक सिनेरियो क्रिएट करेगा 48 बनाने का। तो 1 और 48 ने मिलकर बना दिया 2 और 24, 3 और 16, 4 और 12 और 6 और 8, तो दो मिल करके एक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा नंबर ऑफ, अगर नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो चीजें मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं, दो फैक्टर्स मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, इफ नंबर, ठीक है, इफ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या होगा, अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आपको क्या करना है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब जैसे मतलब इसको तुम समझ सकते हो, पहले हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। 36 है मान लीजिए, तो 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। अब यहां पे क्या हुआ, अभी तक कितने हो रहे थे फैक्टर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 9 12, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सभी आपके 36 के फैक्टर्स होते। लेकिन आपने यहां पे क्या हुआ, एक तरीके से 6 दो बार काउंट हो गया है ना, 6 आपका एक तरीके से यहां पे 2 बार आ गया है, ठीक है। तो एक वे ये, एक वे ये, एक वे ये, एक वे ये, लेकिन यहां पे लिखने के लिए हमें इसको 2 बार मतलब लिखना पड़ा सेम ही नंबर को, बिकॉज दिस वाज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था तो यहां पे एक ही नंबर 2 बार लिखा गया, मतलब जो अंडर रूट है एक तरीके से वो 2 बार काउंट हो गया, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि कितने वे से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता था, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो रहे थे उनकी काउंटिंग जब हम करते थे तो उसमें आपका जो अंडर रूट है एक तरीके से वो 2 बार हो रहा है। अब 2 बार हो रहा है तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने होते उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अंडर रूट वाली क्वांटिटी 2 बार काउंट हो गई, और डिवाइडेड बाय 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बात।
तो आप किसी भी नंबर के लिए यहां से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपको निकालना है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 8100, ठीक है। अब 8100 के लिए आपका फैक्टर क्या बनेंगे, कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 3 की पावर में 4 और इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, ये हो जाएंगे आपके पास 2 + 1, 4 + 1, 2 + 1, यही होंगे। तो 3 × 5 × 3, ठीक है, मतलब कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 45 निकल करके आ गए। तो आपके पास कितने वेज से एक्सप्रेस कर सकेंगे आप, तो आपको लिखना है 45 + 1 / 2, आपका आंसर होगा 23, ठीक है। और आप समझ भी सकते हो ये नंबर कैसा था, आपका परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 728, ठीक है, 728, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो 2 क्यूब इन्वॉल्व है, एक 7 इन्वॉल्व है और एक 13 इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो हुआ नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके पास, तो 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, तो 2, 2, 4 और ये 4, 16, ठीक है। 16 आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स है। 16 है अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपके पास टोटल वेज कितने होंगे रिप्रेजेंट करने के, टोटल वेज टू रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स विल बी इक्वल टू सिंपली 16/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं, इवन या ऑड। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन आ रहे हैं तो बाई 2 डायरेक्टली कर दीजिए, अगर ऑड आ रहे हैं तो नंबर कैसा रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स में +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, आप बहुत सारे और भी केसेस पढ़ोगे लेकिन अभी नहीं, अपन अभी पढ़े रहे हैं केवल टोटल नंबर ऑफ ऑड और इवन फैक्टर्स। और कहा जाए कि किसी नंबर के कितने ऑड फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसकी बात की जाए, तो यहां पे आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। n इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपके पास आता है 2 की पावर 3, 3 की पावर में 4, 5 की पावर में 7, ठीक है, और कुछ भी और है मान लो, ठीक है, 11 की पावर में 1 मान लो। इसके कहा जाए कि कितने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो सॉरी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कैसे हो, ऑड हो, जैसे कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे ना, ऑड है। अच्छा 3 की कोई पावर लें और 5 की कोई पावर लें, 3 की पावर मतलब 4 से नीचे या 4 के बराबर, और 5 की कोई पावर लेते हैं मान लो 1 से 7 के बीच की, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी ऑड होगा। जैसे 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर ऑड होगा और इसका एक फैक्टर भी होगा। 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 5 इंटू 11, ये भी इसका एक फैक्टर होगा, सही है। तो अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इवन वाली टर्म है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दो, इसके बारे में नहीं सोचना है। जो बेस आपका इवन है, प्राइम इवन सिर्फ 2 ही हो सकता है, आपको फोकस करना है इसके अलावा बाकियों पे, ऐसे बेस जो कि ऑड हो, ठीक है, ऐसे बेस जो कि ऑड हो, उन पे केवल फोकस करना है। तो ये ऑड बेस है, ये ऑड बेस है, ये ऑड बेस है, इस पे फोकस करिए और अब फॉर्मूला आपका इनके ऊपर ही लगेगा। यही आपके काम के टर्म्स हैं, एक तरीके से इसको आपने हटा ही दिया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 4 + 1, 7 + 1 और 1 + 1। तो आपके पास 5 × 8 × 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 80, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है।
क्या करना है आपको? आपको सिर्फ उन्हीं बेसिस पे फोकस करना है जो बेस आपके कैसे थे, ऑड थे। जो इवन वाले थे उनको आपको देखना ही नहीं, ठीक है। तो जो बेस ऑड वाले थे उनको केवल टर्म्स को आपने ऐसे करके लिख दिया, आपके पास आंसर आ गया। अब कोई कहता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि इज इक्वल टू टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल में से आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को घटा दें। तो टोटल कितने फैक्टर्स थे आपके पास? 3 + 1, 4 + 1, 7 + 1, 1 + 1 माइनस ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को आप घटा रहे हैं, मतलब 80 को आप घटा देंगे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। टोटल में तो आपका ये आएगा ना, टोटल में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बेस इवन रहे चाहे ऑड रहे, ठीक है। तो टोटल में आपने ये किया, माइनस ऑड कितने थे? तो ऑड वाले इतने थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 × 5 20, 20 × 8 160, × 2 320, 320 में से 320 फैक्टर्स हैं क्या? अच्छा, 4 × 5 20, 20 × 8 160, हाँ, तो आपके पास 240 इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 80, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को, ठीक है, ठीक है ये बात। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बेसिकली आपको यहां पे याद रखना है कि उस समय आप इवन बेस को नेग्लेक्ट कर दो, जो ऑड बेस हैं केवल उनको फोकस करके आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं आपको उसको इसी तरीके से समझाऊंगा, इसका फॉर्मूला लिखने की कोई खास मतलब है नहीं। यहां पे आप लिख सकते हो कि वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस इवन बेस इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। आगे जाकर के आपको ऐसे भी चीजें पढ़नी होंगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि 3 के मल्टीपल हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि सिर्फ 5 के मल्टीपल हो, है ना, ऐसे फैक्टर्स जो कि 55 से डिविजिबल हो, 33 से डिविजिबल हो, 15 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये केसेस भी आपको आगे जाके पढ़ने होंगे, बट फॉर टाइम बीइंग जब तक हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब बहुत सारा हमने परम्यूटेशन वगैरह नहीं पढ़ रखा है, तब तक आपके लिए इसको फॉर्मूले के थ्रू इन सबको आप याद रखिए किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगेन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो आपके पास शर्ट्स और पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं तो एक बार को आप वापस से जाएं और जो आपका नंबर सिस्टम 9th वाला है उसको एक बार को आप देख लें, उसकी वीडियोस वहाँ पे आपको उसके चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एक कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कहा गया √(x - 1 + √(y - 2 √(z - 3) = 0, ठीक है। और इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आपको x, y, z निकालना है। बड़ी चक्कर ये है कि इक्वेशन एक ही है और 3 अननोन्स है, कैसे निकाल लें हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। √(x - 1 + y - 2 + z - 3) = 0 लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो। मैंने 9th वाली चीज़ों को अगर आप रिकॉल करेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। √4 इज +2, इट इज नेवर -2, ठीक है। ये चीज़ हमने वहाँ पे समझा रखी थी कि x² अगर आपका 4 है तो x इज नॉट इक्वल टू √4, ये बात गलत है। x क्या होता है आपका? x होता है आपका ±√4, इसकी बात करी थी हमने, ठीक है। और अंडर रूट आपका हमेशा +2 ही होगा, वो प्लस माइनस आगे लगा हुआ है, इस वजह से ये +-2 हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। या फिर अंडर रूट के अंदर अगर 0 हुआ तो ऑब्वियसली आपका आउटकम 0 होगा। तो इसकी बात हमने वहां पे करी थी, ठीक है। यहां पे भी उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे कि भाई हमें पता है कि अगर ये मान लो 2 आ गई इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए, तो ये -2 तो हो नहीं सकता इन दोनों का सम, क्योंकि ये भी तो दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव ही है ना भाई। देखो ये जो भी वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी,
ये भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट का आउटकम या तो 0 हो सकता है या तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, नॉन निगेटिव होता है। अब ऐसी 3 क्वांटिटीज लिखी हो और उनका सम 0 है, कैसे हो पाएगा जरा सोचो। ये केवल तभी पॉसिबल है ना जबकि तीनों ही इंडिविजुअली क्या हो जाएं, 0 के बराबर हो जाएं। अगर कोई +5 हो गया तो -5 आएगा कहां से इन सबको 0 करने के लिए, क्योंकि सब तो खुद कैसे हैं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसे ही है, मतलब या तो पॉजिटिव है और या तो 0 है। तो अगर कोई एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई तो उसको निगेटिव बनाने के लिए कौन आएगा भाई, 5 को फिर -5 चाहिए होगा ना, तभी तो यहां 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 बनाना केवल तभी पॉसिबल है जबकि तीनों इंडिविजुअली 0 के बराबर हो जाए। भाई 3 पॉजिटिव चीजें मिलके 0 तो नहीं होंगी ना, 3 में से कोई एक पॉजिटिव हो गया और बाकी 2 0 भी हो गए तब भी नहीं काम बनेगा, कुछ को निगेटिव होना पड़ेगा तभी जाकर के वैल्यू 0 हो पाएगी। तो वो तो हो नहीं रहा क्योंकि कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यूज हैं √x - 1, √y - 2, √z - 3 सभी क्या होंगी, 0 के बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आ गई आपके पास x = 1, y = 2 एंड z = 3। ठीक है, तो आपका आंसर 1 2 3 ये हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसी ही चीजें आपकी मॉड में भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए mod of x - 2 + mod of y - 3 = 0, तो यहां पे भी मॉड का आउटकम कभी भी पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 ही रहेगा। भाई mod of +5 is 5, mod of -5 is equal to also 5। ठीक है, तो mod of x - 2 आपका क्या होना पड़ेगा, ये भी क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी। mod of anything will be greater than or equal to 0। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी जो है mod of y - 3 ये भी आपका कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है भाई, ये भी ऐसा ये भी ऐसा। तो दोनों का सम 0 करने के लिए अगेन आपके पास एक ही चॉइस है कि आप x - 2 के मॉड को भी 0 कर दो और y - 3 के मॉड को भी 0 कर दो, और दिस मींस x = 2 एंड y = 3। ठीक है, एक दो चीजें और भी ऐसी ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए x - 1 होल स्क्वायर + y - 2 होल स्क्वायर z - 3 होल स्क्वायर = 0। ठीक है, अब इसी को एक्सपेंड करके भी दे सकता है वो। अगर एक्सपेंड करके दे दिया तो हमें क्लब करके ऐसे बना लेंगे। ठीक है, मतलब अगर उसने ऐसा दे दिया कि x² + y² + z² - 2x - 4y - 6z, ठीक है, +14 = 0, ऐसा भी दे दिया तो हम क्या करेंगे, इसको हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा वापस से क्लब करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने कहा कि मान लीजिए यहां पे हमसे कहा जाए x y z निकालना है, तो फिर से लॉजिक यही है कि आपका ये क्वांटिटी कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर किसी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो क्वांटिटी कैसी आएगी, 0 या फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नहीं हो सकता अगेन, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव करने वाली चीजें हैं ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके x - 1 को भी 0, y - 2 को भी 0 और z - 3 को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर सकते हो। आपके पास ये एक टर्म आती है a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है, अब अगर ये टर्म है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाफ 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca लिख सकता हूं। 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। अब इसको मैंने ऐसे किया कि हाफ एक में मैंने एक a² b² और -2ab एक साथ ले लिया, a² c² - 2ac एक साथ ले लिया, और b² c² - 2bc एक साथ ले लिया। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हाफ, इसको लिख सकता हूं मैं a - b का होल स्क्वायर, ये आपका c - a मान लीजिए ना,
और इसको मैंने बोल दिया b माइनस सी का होल स्क्वायर, बोल सकता हूं। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, ये वाली चीज आपकी कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत? इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझ में आया कि इसको ऑपरेट करके ऐसा लिखा जा सकता है, और जब हमने ऐसा समझा तो हमें ये भी दिख गया कि ये 3 स्क्वायर्स हैं, उनका सम है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव ही होता है ना, ये तो हमेशा क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। और समथिंग डिवाइड पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस बेसिस पे कि मेरी ये क्वांटिटी जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जीरो तब होगी जबकि ये भी जीरो हो जाए, ये मतलब ये ब्रैकेट जीरो हो, और ये ब्रैकेट पूरा जीरो कब होगा? जब ये तीनों ही इंडिविजुअली क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्योंकि ये स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो नेगेटिव का भी चांस नहीं है, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव अगर आ गया तो नेगेटिव कौन करेगा? तो अगर ये 3 स्क्वायर्स का सम जीरो होता है तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि तीनों इंडिविजुअली जीरो हो। ठीक है, तो हमने कहा कि इफ, ये बात तो हमेशा ट्रू है, किसी भी एबीसी, किसी भी रियल एबीसी के लिए ये बात ट्रू है, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये बात हमेशा ट्रू है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं तो इसको जीरो होना पड़ेगा। और जीरो कब होगा? जबकि ये तीनों जीरो हो। तो ये कब होगा? when a minus b is 0, b minus c is 0 and c minus a is 0. When a minus b is 0, b minus c is 0, c minus a is 0. Which means इन तीनों को मिला के क्या कह सकता हूं मैं? a equal to b equal to c. तो ये तीनों नंबर जब बराबर होंगे तो आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक मतलब हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करने पड़ेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं आपके थोड़े कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहीं पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।